मिर्च की उन्नत खेती, चिली फार्मिंग। इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे चिली की जो फार्मिंग है ए टू जेड संपूर्ण जानकारी, यानी किस प्रकार खेत तैयार किया जाता है, उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे किस प्रकार हम स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। स्प्रे का शेड्यूल बताएंगे, खाद का पूरा जीवन चक्र में जो फसल होती है मिर्च की, उसमें कब कौन सी खाद देनी चाहिए, और वह लगभग सभी जानकारी जो मिर्च की फसल पर बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। स्वागत है दोस्तों आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्च की उन्नत और सफल खेती करने के लिए हमको मिर्च की फसल में डिटेल में जाना पड़ेगा, विस्तार से हमको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे, टाइम मैटर नहीं करता है। यदि आपको फुल जानकारी चाहिए है तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो पर हमने अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। गहरी जुताई करा के आप पकी हुई गोबर की खाद को प्रति एकड़ 2 से 3 ट्राली पूरे खेत में बिखेर दीजिए, और साथ ही 2 से 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म वाली जो खाद आती है एसएसपी, उसको भी पूरे खेत में बिखेर दीजिए और रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। लीजिए, आपका खेत एकदम तैयार हो गया। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल। देखिए, सबसे पहले तो आप लंबी खेती कर रहे हैं तो मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी मिट्टी में कितना दम है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसके अनुसार ही फर्टिगेशन करना चाहिए। मिट्टी तो आप चिकनी दोमट पर, मटियार पर, काली दोमट, इसके अलावा पीली मिट्टी पर, इसके अलावा उत्तम जल निकास रहित मिट्टी पर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अधिक बरसात हो जाने पर तुरंत जल निकासी की प्रबंध मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी तुरंत बरसात होने पर पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं तापमान यानी टेम्परेचर। तो मिर्च की फसल पर जो टेम्परेचर मायने रखता है, न्यूनतम होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है यह बहुत ही अच्छा होता है। यदि कम या फिर ज़्यादा होता है तो फल फूल या तो नहीं आते हैं, कम आते हैं। तो 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना गया है मिर्च की फसल के लिए। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। हम हमेशा हर वीडियो पर कहते हैं कि आप अपने एरिया के हिसाब से, आप किस राज्य पर रह रहे हैं, उस राज्य की कैसी जलवायु है, किस प्रकार की मिट्टी है, एरिया के हिसाब से हाइब्रिड वैरायटी का ही, उन्नत वैरायटी का चयन करना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के लिए जैसे हम लोग लगाते हैं VNR की जो सुनिधि आती है, 50 से 55 दिनों में फर्स्ट हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। 9 से 10 सेंटीमीटर की जो लंबाई होती है मिर्च की। इसके अलावा यूएस की जो एग्री सीड्स SW 404 आती है, यह भी बढ़िया वैरायटी है। निर्भर करता है मिर्च का साइज, तीखापन, रंग, आकार पर ही हमको निर्भर करता है। यानी आप लाल मिर्च की खेती कर रहे हैं या फिर आप ग्रीन मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो अलग अलग वैरायटी, साइज, रंग, आकार के हिसाब से आपको उन्नत वैरायटी का ही चयन करना चाहिए। अब वहाँ भी फिर निर्भर करता है आप अर्ली फार्मिंग कर रहे हैं या फिर लेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो इन सभी की स्टडी करके ही आपको अनुकूल वैरायटी का चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं नर्सरी तैयार, यानी प्लांट कैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो आप प्रो ट्रे से आप पौधे प्लांट तैयार कर सकते हैं, जो कोकोपीट खाद के माध्यम से आप समय समय पर आवश्यकता अनुसार आप मैंकोजेब को भी फंगिसाइड को स्प्रे करते रहना चाहिए, और एक एक बीजों की बुआई करके पर्याप्त मात्रा में, इतनी मतलब सिंचाई आपको करना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे हमारी नर्सरी पर। कीट लगते हैं नर्सरी पर, तो कीट को नियंत्रण करने के लिए नूबान जो इंसेक्टिसाइड आती है, डाइक्लोरोबॉस 76% EC 15 लीटर पानी में 10 ml स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप तैयार करेंगे कोकोपीट जो प्रोट्री आती है कोकोपीट खाद के माध्यम से, तो आप स्वस्थ नर्सरी लगभग 20 से 22 दिनों पर स्वस्थ नर्सरी तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता, यानी 1 एकड़ पर कितने सीड्स की आवश्यकता
होती है प्रति एकड़, तो हमको 1 एकड़ पर लगभग 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप कुछ यूँ समझ लीजिए कि प्रति एकड़ पौधों की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो जिगजैग यदि आप पौध रोपाई कर रहे हैं तो लगभग 10,000 से 11,000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप सिंगल लाइन पर पौधों की पौध रोपाई कर रहे हैं, टीपी कर रहे हैं, तो आपको 4,000 से 5,000 पौधे प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसप्लांट यानी पौध रोपाई। तो जब हमारी नर्सरी के पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर के हो जाएं तो खेत में हल्की नमी करके आप पौध रोपाई, एक एक पौधे की पौध रोपाई आपको कर देनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए और उसके बाद आपकी नर्सरी 8 से 10 सेंटीमीटर की हो और आप पौध रोपाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं बेड से बेड की दूरी, यानी जब आप बेड तैयार करते हैं तो बेड की जो चौड़ाई ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए और कितना आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। बेड की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 फीट। इसके अलावा बेड की जो ऊंचाई आपको रखनी है 8 से 10 इंच रखनी चाहिए। और एक बेड से दूसरी बेड की जो दूरी है, आप जो जिसे हम पातवे बोलते हैं, यानी एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होती है हमको 2 फीट के आसपास रखनी चाहिए। कई किसान भाई 2.5 फीट भी रखते हैं, तो ये निर्भर करता है वैरायटी से भी। तो 2 फीट बहुत ही बढ़िया होती है। इसके अलावा बात करते हैं मल्चिंग पेपर। मल्चिंग पेपर पर निर्भर करता है कि हमको मिर्च की फसल पर कितने माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए, यानी मोटाई की बात कर रहे हैं हम। मल्चिंग पेपर आप जैसे मिर्च की खेती कर रहे हैं, शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर सब्जी वर्गीय फसलों के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी ड्रिप इरिगेशन। तो हमको सब्जी वर्गीय फसलों पर जैसे मिर्च की फसल पर 16 mm इन लाइन्स ड्रिप इरिगेशन सिंचाई के माध्यम से इस्तेमाल करना चाहिए। और वेंचुरी, फिल्टर, पीवीसी पाइप आदि सामग्री की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है यदि आप ड्रिप मल्चिंग में खेती कर रहे हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। यदि आप कृपया ध्यान दीजिए, यदि आप सिंगल लाइन पर पौध रोपाई कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखिए। यदि आप जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हैं तो 2-2 फीट की आप दूरी रखिए जिगजैग प्लांटेशन करते समय। इसके अलावा बात करते हैं बेड कैसे बनाएं। जो बेड राइजर आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, बेड राइजर जिसे कई किसान भाई बेड मेकर भी बोलते हैं, इस प्रकार मेकर से बेड राइजर से आप बेडों को तैयार करा लीजिए। किसान भाइयों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, यानी पौध रोपाई ट्रांसप्लांट हो गए तो हमको फर्स्ट काम क्या करना चाहिए। पौध रोपाई से हमको एक से दूसरे दिन ड्रेंचिंग करनी चाहिए, यानी स्वस्थ ग्रोथ के लिए खादों को मिक्स करके, कुछ खादों को मिक्स करके जो हम ड्रेंचिंग करते हैं तो उससे स्वस्थ ग्रोथ होती है। जड़ें पौधे की ठीक तरीके से पकड़ लेती हैं, डंपिंग ऑफ नहीं होते हैं। यानी कुल मिलाकर स्वस्थ ग्रोथ के लिए ही हम ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग यानी एक प्रकार से कह सकते हैं पौधे को घुट्टी पिलाना। तो जब आप पौध रोपाई कर रहे हैं तो फर्स्ट पौध रोपाई से पहले या दूसरे दिन आपको क्या करना है, 500 लीटर पानी के साथ 500 ml ह्यूमिक एसिड और उसी के साथ रेडोबल गोल्ड फंगिसाइड 100 ग्राम, उसी के साथ 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 खाद को, इनको ठीक तरीके से 500 लीटर पानी में मिक्स करना है और ग्लास या डिब्बे या फिर पंप का नोजल खोलकर 50 से 100 ml के हिसाब से पूरे पौधों पर, हर प्रति पौधे पर 50 से लेके 100 ml जड़ों के पास दीजिए। इसी को आप सेकंड ड्रेंचिंग को भी दोहरा सकते हैं, तीसरे चौथे दिन आप इसी ड्रेंचिंग को दोहरा भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्वस्थ ग्रोथ होगी। किसान भाइयों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक खाद का शेड्यूल। मिर्च की फसल पर खाद का संपूर्ण शेड्यूल। वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा विश्लेषण आपके सामने निकल के आ पाएगा। तो बात करते हैं मिर्च की फसल पर खाद का शेड्यूल। देखिए, खाद देना या ना देना, कितनी मात्रा पर देना, कब देना, निर्भर करता है कि हमारे पौधे में कितने पोषक तत्वों की कमी है, उसके अनुसार कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है, उसके अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। मिर्च की फसल पर पौध रोपाई से 10वें दिन हम ड्रिप चालू करते हैं, खाद देना चालू करते हैं। सिंचाई के साथ हम खाद को देते हैं वेंचुरी के माध्यम से, यानी ड्रिप सिंचाई के माध्यम से हम खाद देते हैं। जब पौध रोपाई से
10वें दिन और जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको विस्तार के साथ डिटेल के साथ समझाते हैं खाद का पूरा शेड्यूल, यानी 10वें दिन से लेके अंतिम दिन किसान भाइयों मिर्च की फसल पर पूरे जीवन चक्र में दी जाने वाली प्रमुख महत्वपूर्ण आवश्यक और अनिवार्य खादों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से यानी टीपी ट्रांसप्लांट से 10वें दिन की होती है तो हमको 1 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 को प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से देना है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी मिर्च की फसल टीपी यानी ट्रांसप्लांट पौध रोपाई से 13वें दिन की होती है तो 1 किलोग्राम यूरिया, उसी के साथ 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 को इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई के माध्यम से देना है प्रति एकड़। किसान भाइयों, इसके अलावा जैसे ही हमारी मिर्च की फसल टीपी यानी पौध रोपाई ट्रांसप्लांट से 16वें दिन की होती है 2 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम 17-44-0 इन दोनों खादों को ड्रिप सिंचाई के माध्यम से देना है। दोस्तों, पौध रोपाई से जैसे ही हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 18वें दिन की होती है 2 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को देना है प्रति एकड़ की दर से। इन खादों को प्रति एकड़ की दर से ही हम आपको जानकारी बता रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई यानी टीपी से ट्रांसप्लांट से 21वें दिन की होती है 3 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम 12-61-0 को इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से 24वें दिन की होती है 1 किलोग्राम 19-19-19 NPK घुलनशील खाद, यह सभी घुलनशील खाद हैं, और उसी के साथ 1 किलोग्राम 17-44-00 इन दोनों खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना है। किसान भाइयों, जैसे हमारी फसल 27वें दिन की होती है टीपी से यानी ट्रांसप्लांट से तो 1 किलोग्राम 17-44-0 और उसी के साथ मैग्नीशियम सल्फेट को 2 किलोग्राम इन दोनों को दीजिए प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। इसके अलावा जैसे हमारी फसल 30वें दिन की होती है, लगभग 1 महीने की होती है टीपी से ट्रांसप्लांट से, तो हमको 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को, उसी के साथ हमको लेना है 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना है। जब हमारी फसल लगभग 32वें दिन की होती है, देखिए हम क्वांटिटी कम करके दे रहे हैं और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से दे रहे हैं। लगभग 32 दिन की हमारी जब फसल होती है तो 500 ml लिक्विड ट्राइकोडर्मा जैव बैक्टीरिया को छोड़ना है ताकि हमारी फसल स्वस्थ रहे। जब हमारी फसल 35वें दिन की होती है टीपी से तो हमको 1 किलोग्राम 05234, इसके अलावा NPK घुलनशील खाद 13-40-13 1 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से दीजिए। किसान दोस्तों, जब हमारी फसल लगभग 38वें दिन की होती है तो 500 ml लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है और उसी के साथ 2 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 देना है। इसके अलावा जब हमारी फसल लगभग 42वें दिन की होती है टीपी से तो हमको 2 किलोग्राम 17-44-0 और 2 किलोग्राम यूरिया देना है ड्रिप सिंचाई से प्रति एकड़। जब हमारी फसल 46वें दिन की होती है 2 किलोग्राम 19-19-19 और कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से दीजिए। और जब हमारी फसल लगभग 50वें दिन की होती है तो 2 किलोग्राम हमको 05234 घुलनशील खाद को केवल देना है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 55वें दिन की होती है तो 05234 2 किलोग्राम और उसी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 200 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से दीजिए। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 60वें दिन की होती है, यानी लगभग हमारी फसल 60 दिन की होती है, 2 महीने के आसपास की होती है, तो अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से हमको देना है। किसान भाइयों, जब हमारी मिर्च की फसल लगभग 65वें दिन की होती है तो हमको 12-61-0 2 किलोग्राम और उसी के साथ हमको देना है वाइट पोटास, जो घुलनशील फॉर्म में होती है वाइट पोटास को 2 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से दीजिए वेंचुरी के माध्यम से। इसके अलावा जब हमारी फसल लगभग 70 दिन की होती है तो हमको 18-24-6
NPK घुलनशील खाद 2 किलोग्राम और उसी के साथ 13-0-45 2 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से प्रति एकड़ हमको देना है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 80 दिन की होती है ट्रांसप्लांट से, तो हमको कैल्शियम नाइट्रेट केवल 4 किलोग्राम देना है, जिससे हमारी फसल स्वस्थ रहेगी और वजन भी बढ़ जाएगा। जब हमारी मिर्च की फसल लगभग 90 दिन की होती है तो हमको प्रति एकड़ NPK घुलनशील खाद 0-52-34 3 किलोग्राम और उसी के साथ हमको 0-0-50 NPK घुलनशील खाद 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से हमको ड्रिप सिंचाई के माध्यम से देना है। किसान भाइयों, जब हमारी मिर्च की फसल लगभग ट्रांसप्लांट पौध रोपाई से 100वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 13-0-45 3 किलोग्राम और उसी के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त जो खाद होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ना है। दोस्तों, जब हमारी मिर्च की फसल लगभग 120 दिन की होती है तो हमको अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना है। किसान दोस्तों, जब हमारी फसल लगभग पौध रोपाई यानी TP से लगभग 125वें दिन की फसल होती है तो ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम और उसी के साथ बोरॉन 250 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से छोड़ना है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 130 दिन की होती है TP से तो हमको सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम और अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना है। जैसे ही हमारी फसल लगभग 135वें दिन की होती है 0-0-50 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको देना है। किसान भाइयों, जब हमारी लगभग मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 140वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 17-44-0 3 किलोग्राम और वाइट पोटास 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई के माध्यम से देना है। जब हमारी फसल लगभग 150वें दिन की होती है पौध रोपाई से तो हमको ट्राइकोडर्मा 250 ml जैव बैक्टीरिया को ड्रिप माध्यम से जैव बैक्टीरिया ट्राइकोडर्मा को हमको छोड़ना है। केवल रासायनिक दवाइयों के साथ आप ट्राइकोडर्मा को नहीं छोड़ सकते। जब हमारी फसल लगभग 160 दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 12-61-0 केवल 3 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है। जब हमारी फसल लगभग 170वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 13-0-45 3 किलोग्राम और उसी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 किलोग्राम जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाली आती है इन दोनों खाद को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है। किसान दोस्तों, जब हमारी फसल लगभग 180वें दिन की होती है तो हमको मिक्स करना है अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है। किसान भाइयों, हमारी फसल लगभग जब 200वें दिन की होती है तो हमको 3 किलोग्राम वाइट पोटास जो घुलनशील फॉर्म वाली होती है उसको छोड़ना है 200वें दिन। किसान भाइयों, 200 दिन का हमने इस वीडियो पर इसलिए पूरा लाइफ सर्कल रखा मिर्च की फसल में क्योंकि कुछ वैरायटी होती है जो लंबे समय तक चलती हैं तो उनके हिसाब से भी आप ठीक तरीके से खाद का मेंटेन करके रख सकते हैं। जानकारी के लिए हम आपको एक बार और बता दें कि जो मिर्च की फसल है आवश्यकता अनुसार ही आप फर्टिगेशन करें, यानी हमारी फसल पर कौन से पोषक तत्वों में कितनी कमी है उसके अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। यह हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये तो बात हो गई ड्रिप सिंचाई से जो खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ सिंपल तरीके से भी खेती किसान भाई करते हैं तो उस पर खाद का कैसे शेड्यूल दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, यानी कीटनाशक और फंगस नियंत्रण करने के लिए, कीटों को नियंत्रण करने के लिए, फंगस को कंट्रोल करने के लिए पूरा स्प्रे शेड्यूल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारी मिर्च की फसल पर कितने प्रकार के कीट आते हैं और कितने प्रकार के फंगस आते हैं। जैसे इल्ली आती है, तंबाकू इल्ली, सुंडी, फली छेदक, सफ़ेद मक्खी जो काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है, एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, मिलीबाग, तना छेदक, रस चूसक कीट। और अगर फंगस की बात करें तो पत्ती धब्बा, पाउडर मिल्ड्यूड, फल विघलन जिसे हम एंथ्रेक्नोज बोलते हैं, और उसके अलावा मुख्य रूप से फ्रूट रॉट, स्कैब, वक आई रॉट और डंपिंग ऑफ और कई प्रकार के फंगस आते हैं।
तो क्या होगा यदि हम अलग अलग, जैसे आज हमने टॉनिक का स्प्रे कर दिया, कल हमने कीटनाशक का स्प्रे कर दिया, तो ऐसे में लंबा स्प्रे पड़ जाएगा। तो इसलिए हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब आपकी फसल पौध रोपाई से 10वें दिन की होती है तो आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन को स्प्रे करें, जैसे उसी में आप फंगिसाइड भी, उसी में आप कीटनाशक भी, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। तो आपको समझने में भी सुगमता होगी, सरलता होगी, आसानी होगी। तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल के साथ, विस्तार के साथ, कि जब आपकी फसल पौध रोपाई से 10वें दिन की होती है तो आपको स्प्रे करना है ट्रांसप्लांट से। जब आपकी फसल 10वें दिन की होती है तो रोगोर 200 ml इंसेक्टिसाइड को लेना है और बायोवीटा 150 ml लेना है। रोगोर कीटों को कंट्रोल करेगी और बायोवीटा का जो काम है ठीक तरीके से ग्रोथ में हेल्प करेगी, क्योंकि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है बायोवीटा। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर प्रति एकड़ सुबह या फिर शाम टाइम स्प्रे करें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। जब हमारी मिर्च की फसल टीपी से यानी ट्रांसप्लांट से 20वें दिन की होती है तो नूबान इंसेक्टिसाइड 200 ml, इसके साथ पॉलीट्रिन इंसेक्टिसाइड को लेना है 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। आपको जानकारी प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। जब हमारी फसल पौध रोपाई यानी ट्रांसप्लांट से 30वें दिन की होती है तो हमको एसिटामिप्रिड 80 ग्राम, थाइमोथोक्सोम 25%, जो WG इंसेक्टिसाइड आती है, इन दोनों को मिक्स करके थाइमोथोक्सोम 100 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट से लगभग 40वें दिन की होती है तो हमको चौथा स्प्रे करना है डाव की डेलीगेट 125 ml, फेंटाक प्लस 100 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी मिर्च की फसल पौध रोपाई से 50वें दिन की होती ट्रांसप्लांट से तो हमको 5वां स्प्रे करना है और 5वें स्प्रे पर हम ले सकते हैं UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड 300 ग्राम, उसी के साथ एक मकड़ी नाशक किसी भी को भी ले सकते हैं, जैसे ओबेरॉन को 80 ml और सोलिमॉन इंसेक्टिसाइड को 100 ml, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 एकड़ पर आप कम से कम 150 लीटर पानी जरूर लें। इसके अलावा हम बात करते हैं जब हमारी मिर्च की फसल पौध रोपाई TPC यानी ट्रांसप्लांट से लगभग 60वें दिन की होती है, 2 महीने के आसपास की होती है, तो हमको रोगोर इंसेक्टिसाइड 250 ml, जिसमें डाइमेथोएट है 30% EC, रोगोर में 250 ml लेना है और उसी के साथ प्रोफेक्ट सुपर मीडियम रेंज का कीटनाशक है 300 ml, मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। किसान दोस्तों, जब हमारी फसल मिर्च की लगभग 70वें दिन की होती है तो अदामा इंडिया कंपनी की फ्लेथोरा जो 300 ml लेना है और उसी के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल लगभग 80वें दिन की होती है तो हमको UPL कंपनी के लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड 350 ग्राम, टाटा रैलिस की बहार टॉनिक को 250 ml और प्लानोफिक्स को भी लेना है 30 ml केवल प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल लगभग 90 दिन की होती है तो हमको 9वां स्प्रे करना है। ट्रांसप्लांट से 90 दिन की हमारी फसल होती है तो FMC की वेनविया इंसेक्टिसाइड 150 ml, UPL कंपनी की कोप्रोफेक्स 250 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हम आपको डोज बता रहे हैं, यदि आपकी फसल पर, आपकी मिर्च की फसल पर अपेक्षा से ज़्यादा कीटों का प्रकोप है तो आप डोज को लगभग 10 से 15%, 20% तक बढ़ाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि कम प्रकोप है तो 10 से 20% तक डोज को घटाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपने यह समझ लिया तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अपेक्षाकृत यदि ज़्यादा आप स्प्रे कर रहे हैं
तो उसकी अपेक्षा कृत। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 100 दिन की होती है, ट्रांसप्लांट से जब हमारी फसल 100 दिन की होती है, तो अदामा इंडिया कंपनी की समीर फंगिसाइड 200 ml और आयशा एग्रो की सीएफटोन 10L टॉनिक को लेना है लगभग 250 ml। इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर देना है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 110वें दिन की होती है, तो सिजेंटा कंपनी की कराटे इंसेक्टिसाइड 250 ml, उसी के साथ बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड 120 ml और फेंटाक प्लस टॉनिक को हमको लेना है लगभग 100 ml। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे हमको करना है, हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मिर्च की फसल पर। इस वीडियो पर जो हम आपको स्प्रे शेड्यूल बता रहे हैं, इस पर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी लिए हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी लिए हैं, इसके अलावा प्लांट ग्रोथ और टॉनिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक और फंगिसाइड, इन तीनों को चारों को मिक्स करके स्प्रे बता रहे हैं ताकि आपकी फसल स्वस्थ भी रहे, स्वस्थ ग्रोथ भी हो, रोग मुक्त भी रहे, कीट मुक्त भी रहे, फंगस मुक्त भी रहे और स्वस्थ ग्रोथ भी हो, फल फूल ड्रॉप भी ना हो, अधिक हाइट भी ना हो जरूरत से ज़्यादा। तो इन सभी को देखते हुए हम आपको स्प्रे का शेड्यूल बता रहे हैं। जब हमारी फसल लगभग 120वें दिन की होती है, तो हमको फिप्रोनिल 5% SC को 200 ml, उसी के साथ एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड 80 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल पौध रोपाई से 130वें दिन की होती है ट्रांसप्लांट से, तो हमको एक मकड़ीनाशक लेना है, एवासीन लेना है क्रिस्टल की 150 ml और एमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ स्प्रे करें। जब हमारी फसल 140वें दिन की होती है पौध रोपाई से, तो FMC की वेनिविया 150 ml लेना है और साथ ही सिजेंटा कंपनी की कवच फंगिसाइड 300 ग्राम मिक्स करके स्प्रे कर देना है प्रति एकड़ की दर से। जब हमारी फसल 150वें दिन की होती है, तो BASF कंपनी की मेरी वन फंगिसाइड 80 ml, ईसा बियॉन टॉनिक 250 ml और उसी के साथ टाटा की सबमिट 125 ml, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। जो हम आपको 10-10, 15-15 या फिर 20-20 दिन के अंतराल पर जो स्प्रे बता रहे हैं, या फिर 10-10 दिन के जो अंतराल पर स्प्रे बता रहे हैं, वो डिपेंड निर्भर करता है कि क्या हमारी फसल पर फिर वापस से कीट आ गए हैं या फिर हम जो स्प्रे कर रहे हैं उसका रिजल्ट पर्याप्त मात्रा पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो जो हम स्प्रे शेड्यूल 10-10 दिनों में बता रहे हैं, वो आप 15 दिनों पर, 20 दिनों पर स्प्रे कर सकते हैं। शायद मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि आपको पहला स्प्रे आपने किया और आपको अच्छे रिजल्ट मिले, यानी 15 दिनों तक कोई कीटों का प्रकोप नहीं है, तो आप 15वें दिन बाद स्प्रे करें। और यदि ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके अनुसार ही आप अपना अनुभव और अपना विवेक और देख रेख के अनुसार ही आप स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल 165वें दिन की होती है, तो UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड 400 ग्राम और उसी के साथ एंट्राकोल फंगिसाइड 300 ग्राम और उसी के साथ हमको मिक्स करना है रोगोर डाइमेथॉइड 30% EC को 300 ml, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में स्प्रे आपको कर देना है। जब हमारी फसल 180वें दिन की होती है, तो अलीका इंसेक्टिसाइड 80 ml और टाटा रैलीज की बहार टॉनिक को, इन दोनों को मिक्स करके टाटा रैलीज की बहार टॉनिक को 300 ml मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप करें, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये था स्प्रे का संपूर्ण शेड्यूल जो हमने आपको बताया कि किस प्रकार आप अपने अनुभव विवेक का इस्तेमाल करके स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उन्नतशील परिणाम रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। हम आपको कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि एजुकेशन दे रहे हैं कि किसी भी दवाई का यदि अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप उसको 2 बार 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखना, किसी भी जो कीटनाशक दवाई होती है उसको आप बार बार यदि स्प्रे करते हैं तो जो कीट होता है उस पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आप गारंटी से ये अनुभव कर सकते हैं। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे करें, अपना विवेक अनुभव का जरूर इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, ये था स्प्रे का संपूर्ण शेड्यूल।
इसके अलावा बात करते हैं कुछ बेसिक बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बांस के टुकड़े की आवश्यकता पड़ती है जब हमारा मिर्च का पौधा यानी फ्रूटिंग स्टेज पर होता है, हार्वेस्टिंग चल रही होती है, यानी उसकी बंधाई नहीं करेंगे, उस पर रस्सी के माध्यम से यदि हम उसको ठीक तरीके से सपोर्टिंग नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो पौधा गिर जाएगा और टूट भी सकता है। तो ऐसी कंडीशन हमको बांस के टुकड़ों की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, यानी 1 एकड़ पर लगभग 600 से 700 बांस के टुकड़े लग जाते हैं। अब बांस के टुकड़े यदि हम लगा रहे हैं तो प्लास्टिक की रस्सी की भी जरूरत पड़ेगी, लेबर चार्ज भी लगेगा, और यदि आप लंबी खेती कर रहे हैं तो स्प्रे चार्ज भी आपको लग सकता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि आपको समस्या कहाँ आती है, क्योंकि हम खुद सबसे पहले तो एक किसान हैं और हम किसान भाइयों की फीलिंग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब किसान भाइयों के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं या क्या समस्या आती हैं वो ध्यान से सुनिए। जैसे पत्ते पीले पड़ना, फूल अधिक मात्रा में ड्रॉप होना, कभी कभी अधिक हाइट हो जाती है तो उसके हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। देखिए, पत्ते पीले पड़ना पोषक तत्वों की कमी के कारण यह समस्या देखने के लिए मिलती है, तो जो हमने खाद का शेड्यूल बताया है उससे समस्या दूर हो जाएगी। फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो NAA अल्फा नेप्थल एसिटिक एसिड यानी प्लानोफिक्स का हमने स्प्रे बताया है, यानी अधिक जब ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो रही है तो बायर कंपनी की प्लानोफिक्स का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको जानना जरूरी है। अब कृपया ध्यान से सुनिए, यानी वायरस क्या है और मतलब थ्रिप्स क्या है, माइट्स क्या है। जब मिर्च की फसल में पत्ते ऊपर साइड मुड़ें तो समझ लीजिए वायरस है, और जब मिर्च की फसल पर पत्ते नीचे साइड मुड़ें तो समझ लीजिए उसमें मकड़ी और थ्रिप्स का प्रकोप है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जब मिर्च की फसल पर पत्ते ऊपर साइड मुड़ें तो आप समझ लेना कि वायरस का प्रकोप हो रहा है, और जब पत्ते नीचे साइड मुड़ें तो मकड़ी का प्रकोप है, सकिंग पेस्ट का प्रकोप है, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप है। लेकिन आपको हम बता दें कि वायरस नियंत्रण करने के लिए या फिर वायरस मुक्त करने के लिए, वायरस को रोकने के लिए दुनिया में कोई भी रासायनिक दवाई नहीं बनी है। उसकी रोकथाम करने के उपाय ज़रूर हैं, यानी वायरस ही ना आए तो ऐसा क्या हमको करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो वायरस होता है वो फैलता कैसे है, आता कैसे है। तो आने के कई स्रोत हो सकते हैं, एयर से, मिट्टी से, एक खेत में ट्रैक्टर चल रहा है उसी दूसरे खेत, तो कई स्रोत हो सकते हैं। यानी आपको करना क्या है, देखिए वायरस को जो सबसे ज़्यादा फैलाने का काम करता है, कृपया ध्यान सुनिए, वायरस एकदम से नहीं आ जाता। पहले 1-2 पौधों पर देखने के लिए मिलता है, फिर 10 पौधे, फिर 50 पौधे पर, फिर धीरे धीरे अगर ये कंडीशन बनी रहती तो पूरे खेत में भी आ जाता है। वायरस को फैलाने का काम करती है सफ़ेद मक्खी, सकिंग पेस्ट, रस चूसा कीट। वो क्या करते हैं, जैसे वाइट फ्लाई होती है, जैसे हम हिंदी पर सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वो यहाँ से रस चूसेगी इस पौधे से फिर दूसरे पौधे से। यानी यदि आपको वायरस मुक्त खेत रखना है तो उन्नत वैरायटी का चयन करना चाहिए, और आपको सकिंग पेस्ट जो होते हैं, रस चूसा कीट जो होते हैं, उनकी रोकथाम करनी है। यदि आप थ्रिप्स, मकड़ी और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ही नहीं होने देना है तो समझ लो आपने आधी जंग वहीं जीत ली। यानी सकिंग पेस्ट को आपको जो रस चूसा कीट होते हैं उनका प्रकोप नहीं आने देना है। तो उसके लिए कई उपाय होते हैं। यदि थ्रिप्स, माइट्स का प्रकोप है तो हमने स्प्रे में ऐसा शेड्यूल बता दिया है, जैसे एसिटामिप्रिड है, थाइमेथॉक्सोम है, और भी कई उपाय होते हैं माइट्स और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। ओबेरॉन, ओमाइट्स और एसिटामिप्रिड, एसीफिट, इनको आप स्प्रे करते रहें तो थ्रिप्स माइट पर प्रकोप नहीं होगा, जो हमने स्प्रे शेड्यूल पर बता दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए वायरस और सकिंग पेस्ट और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जैसे नीम जल का स्प्रे करें, नीम ऑयल का स्प्रे करें। देसी हम आपको यहाँ इंटरनेट पर नहीं बता सकते। आप हमें एक काम करें कि जो देसी उपाय भी होता है वायरस नियंत्रण करने के लिए, हम आपको देसी बस बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं देसी शब्द, आप समझ गए होंगे शायद, और नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, हम बता देंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो थोड़ा सा जल्दी हम आपको समझाते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। स्प्रे ध्यानपूर्वक करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही कीटनाशकों का स्प्रे करना चाहिए। रासायनिक खाद का प्रयोग में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और माइकोराइजा, PSB यानी फास्फोरस का बैक्टीरिया, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया यानी जैव बैक्टीरिया युक्त फर्टिलाइजर्स हमको देना चाहिए। इसके अलावा
स्प्रे पर रखें विशेष ध्यान, यानी कीट का प्रकोप हो तुरंत हमको स्प्रे करना चाहिए, यानी स्प्रे हमेशा प्रिवेंटिव रखना चाहिए। स्प्रे 2 प्रकार से होते हैं, मतलब हम आपको यदि समझाएं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। यानी कीट लगने पर आप स्प्रे कर रहे हैं या कीट आने से पहले आप स्प्रे कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी कीट आने से पहले यदि आप स्प्रे करेंगे तो आप अपनी फसल को लंबे समय तक सेफ और सुरक्षित करके रख पाएंगे। वायरस का भी हमको रोकथाम हमने बता दिया कि कैसे फैलता है, कीट फैलाते हैं, सकिंग पेस्ट फैलाते हैं। और इसके अलावा सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें। अभी ऐसा नहीं कि बरसात मतलब नहीं हो रही तो मतलब नहीं हम स्प्रे करेंगे मिलाकर, नहीं। जो मतलब सिलिकॉन वेस्ट चिप को होती है तो उसको मिला के स्प्रे करने से ये फ़ायदा होता है कि पत्ते पर ठीक तरीके से जो दवा है चिपक जाती है, मतलब लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा सिस्ट में कीटनाशक फंगीसाइड लंबे समय तक रिजल्ट देती है। ध्यान दीजिए, सिस्ट में कीटनाशक फंगीसाइड लंबे समय तक रिजल्ट देती हैं बजाय कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड की तुलना में। उचित अनुकूल किस्मों का ही हमको चयन करना चाहिए। खाद यानी फर्टिलाइजर्स देना या ना देना, कितनी मात्रा पर देना, ये निर्भर करता है पौधे पर कि पौधे हमारे जो प्लांट्स है कितनी क्वांटिटी है। यानी एक छोटा बच्चा है तो उसको उस हिसाब से भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, एक बड़ा व्यक्ति है तो उसको अधिक मात्रा की भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब मिर्च की फसल पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यदि आपने यह जान लिया तो बहुत ही आसान होगी। यानी हेडलाइन समझ लीजिए या टिप्स समझ लीजिए या ट्रिक्स समझ लीजिए, जो कुछ आपको समझना हो आप वो समझ लीजिए। यानी चमक बढ़ाने के लिए बोरॉन का स्प्रे कीजिए। इसके अलावा वजन बढ़ाने के लिए आप मिर्च की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, वाइट पोटास जैसी खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 05234, 13045, 134013 इन खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वायरस न आए तो उसके लिए आप रस चूसक कीटों को ही ना आने दें। इसके अलावा अधिक हाइट यदि हो रही है तो NAA यानी अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे प्लानोफिक्स का या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आप कर सकते हैं। बांझपन या फिर पत्ते खिंचे से लग रहे हैं तो नीम की पत्ती, अखरोट की पत्ती उबालकर स्प्रे आप कर दीजिए। इसके अलावा जिस काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे मिर्च की फसल पर काफ़ी अच्छा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि इसी कंपनी का आप चयन करें, जैसे स्पाइनोटोरम, डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट, वेनेबिया, अलिका, फ्लेथोरा, एम्प्लीगो, रोगोर, थाइमोथोक्सोम बढ़िया रिजल्ट देती हैं ये हमारी मिर्च की फसल पर। अनुभवी किसानों से भी सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा मार्केट का अध्ययन ज़रूर कर लें, यानी फसल जब हमारी हार्वेस्टिंग हो गई, कहाँ हमको बिक्री करना है, कहाँ अच्छा रेट मिल सकता है, क्या हम बाहर भी भेज सकते हैं, मार्केट का भी अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी हमको मतलब बिक्री कहाँ करना है, इसके अलावा क्या हम मार्केट के बाहर भी बिक्री कर सकते हैं, दूसरे मार्केट अदर स्टेट पर क्या भेज सकते हैं, अदर सिटीज़ पर भेज सकते हैं, इसका अध्ययन करना, अनुभव करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। अब बात सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम खुद किसान हैं तो हम किसानों की समस्या समझ सकते हैं। ये तो हो गई ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जो खेती कर रहे हैं। अब जो सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं, यानी ड्रिप नहीं लगाई, मल्चिंग पेपर नहीं लगाया, तो वो खाद कैसे दें और कौन सी खाद दें और कितनी मात्रा पर दें, तो आप इस फुटेज को देख सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, वाइट पोटास, NPK 05234, 0050 इन खादों को आप दीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट, सागरिका जड़ों के पास दीजिए। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम यूरिया मिक्स करके जड़ों से लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर दूर इन खादों को दीजिए और सिंचाई कर दीजिए, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस स्प्रे पर आप वही स्प्रे दोहरा सकते हैं, स्प्रे में कोई दिक्कत है ही नहीं। खाद थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी चलाकर भी यदि आप सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप खाद को देने का तरीका समझ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है अधिक उपज के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी किसान भाइयों के पास यह दवाई हो सकता है उपलब्ध ना हो,
और हमारे पास भी उपलब्ध नहीं पहली बात, लेकिन अमेज़ॉन पर हम जाते जाते आपको लिंक दिए जा रहे हैं कुछ खादों की जो मार्केट में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं अमेज़ॉन पर। तो आप प्राइस पता कर सकते हैं, यदि ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सिलेबस वाइज, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें यदि आप मिर्च की फसल पर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ही ज़्यादा मदद होगी, ताकि आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। और हमारी हमेशा से उम्मीद रहती है कि आप हमेशा कम लागत पर एक अच्छा मुनाफा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, वीडियो को आपने अंत तक देखा, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फसलों का ख्याल रखिए। जय जवान, जय किसान।